मेरा नाम विक्रम है। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ और मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हुई थी। मैं प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करता था। पोस्टिंग दिल्ली में हो जाने की वजह से ज़्यादातर मुझे अपने घर से बाहर रहना पड़ता था। मैं महीने में 2 दिन की छुट्टी पर ही अपने घर आया करता था। मेरे परिवार में मेरी माँ, मेरी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। हमारी जिंदगी बहुत खुशी से गुजर रही थी, लेकिन कुछ महीने पहले कुछ ऐसा बदला जिसने मेरी आत्मा तक को हिलाकर रख दिया था। मेरी माँ पहले बहुत बातें किया करती थीं, लेकिन अब खामोश से रहने लगी थीं। मुझे लगा कि शायद बुढ़ापे से होने वाली शरीर की कमजोरी या फिर मौसम बदलने की वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वो खामोश रहती है। लेकिन अब तो वो बिल्कुल खामोश रहती थी। न बच्चों से बात करती थी, न मेरी पत्नी से नोक झोंक किया करती थी, न मुझे देखकर खुश हुआ करती थी। ऐसा लगता था जैसे उनके अंदर कोई शोर है जो जुबां पर नहीं आ रहा। मेरी पत्नी ऐश्वर्या ज्यादातर काम में लगी रहती थी और मैं एक बेटा, एक पति और एक पिता बनकर सब देखता रहता। मुझे कोई मैटर दिखाई नहीं देता था, लेकिन मन की आंखों में जो खालीपन था वो हर बार मेरे अंदर चुभता जा रहा था। एक शाम जब मैं घर आया तो माँ बड़ी खामोशी से सोफे पर बैठी थी। मैं उनके पास बैठ गया और कहने लगा कि आपकी तबीयत ठीक है, आप बड़ी खामोश हो गई हो। माँ ने धीरे से कहा कि बेटा, मैं ठीक हूँ। मुझे देखकर उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर लगता था कि वो बड़ी मजबूरी में इस मुस्कुराहट को मेरे लिए बाहर निकाल कर लाई है। अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठा। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना था। मेरी पत्नी नाश्ता बना रही थी। अभी भी माँ खामोशी से एक तरफ बैठी हुई थी। मैंने कहा, माँ साथ में नाश्ता करें। उन्होंने मुझे देखा, कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर वो खामोश हो गई। कहने लगी कि नहीं, तुम लोग करो, मैं थोड़ी देर में कर लूंगी। मैंने अपनी पत्नी ऐश्वर्या से कहा कि माँ इतनी खामोश क्यों रहती है। वो कहने लगी कि शायद उम्र की वजह है। एक दिन जानबूझकर जब मैं घर दोबारा आया तो मैंने अपने आने के बारे में किसी को नहीं बताया था। मैं अचानक घर आ गया। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि मेरी पत्नी लाउंज में बैठी बड़े आराम से टीवी देख रही थी, और जब मैंने किचन की तरफ झांका तो मेरी माँ गर्मी में खाना बना रही थी। मुझे गुस्सा आया। मैंने ऐश्वर्या से कहा कि तुम टीवी देख रही हो और माँ किचन में काम कर रही है। वो मुझे देखकर घबरा गई। उसने कहा कि माँ जी ने खुद ही कहा था कि आज मैं खाना बना लेती हूँ। मैंने कहा, ये मेरी माँ की मर्जी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। इतने में ही माँ बीच में बोल पड़ी कि बेटा, मैंने खुद ही कहा था बहू से कि आज तुम काम मत करो, मैं खाना बना लेती हूँ। इस बात पर मुझे खामोश होना पड़ गया था, मगर मुझे ऐसा लगता था जैसे माँ कुछ छुपा रही है। कुछ दिनों में मैंने एक बात साफ साफ नोटिस की थी कि हमारे घर के बने कोने में एक कमरा था। माँ वहाँ अक्सर जाती थी और दरवाज़ा लॉक कर लेती थी। वो कमरा कभी खुला हुआ नहीं देखा, ना मैंने और ना ही मेरी पत्नी ने। यहाँ तक कि मेरी पत्नी और बच्चों को भी वहाँ जाने की परमिशन नहीं दी। एक दिन मैंने ऐश्वर्या से पूछा कि कभी तुम उस कमरे में गई हो। उसने कहा कि वहाँ जाने की इजाज़त ही कब है, वहाँ तो तुम भी नहीं जाते। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी माँ ने वहाँ कोई खजाना छुपाया हुआ है। मैंने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन दिल में चिंगारी सी जागी। अगली सुबह अचानक मेरी जल्दी आंख खुल गई तो देखा कि माँ दबे कदमों से उस बंद कमरे से बाहर आ रही थी। उनके हाथ में कुछ मेले आदमियों के जैसे कपड़े थे। वो जल्दी से बाथरूम में चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। पहली बार मैंने महसूस किया कि माँ जरूर कुछ छुपा रही है। अगली बार जब मैं फिर से घर आया तो घर में खामोशी थी। टीवी ऊंची आवाज में चल रहा था। मेरी पत्नी सोफे पर लेटी आराम कर रही थी। मैंने खामोशी से बैग नीचे रखा और किचन की तरफ बढ़ा तो मेरी माँ फिर से खाना बना रही थी। पसीने से उनका चेहरा भीगा हुआ था। मैं किचन में गया। मैंने कहा, माँ। तो उन्होंने हैरानी से मुझे देखा और कहने लगी कि बेटा, तुम कब आए? आप क्यों इतनी गर्मी में खाना बना रही हो? उन्होंने कहा कि बेटा, ऐश्वर्या दूसरा काम कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि खाना मैं बना लेती हूँ। मैं किचन से बाहर निकला तो लाउंज में अभी भी ऐश्वर्या उसी अंदाज में टीवी देख रही थी। मैं उसके पास गया और चिल्लाते हुए कहने लगा कि तुम यहाँ आराम से टीवी देख रही हो और उधर इतनी गर्मी में मेरी माँ खाना बना रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने कहा कि आपको क्या हो गया है? आपकी माँ ने खुद ही कहा था कि वो खुद सारे काम कर लेंगी। मैंने कहा, अगर उन्होंने कहा तो तुमने सारा काम उन पर छोड़ दिया। वो बीमार है
और तुमने हाथ रोककर उनको काबू में रखा हुआ है। तभी उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि एक बात बताओ, तुम्हारी माँ भोली नहीं है? वो तुमसे कुछ छुपा रही है। मैंने कहा, क्या मतलब? तो उसने अपने माथे पर बल डाले और कहने लगी कि वो जो कोने वाला कमरा है जो लॉक रहता है, कभी सोचा है क्यों बंद है? कभी सोचा है कि क्यों तुम्हें भी वहां पर जाने नहीं दिया जाता? मैंने हंसते हुए कहा, क्योंकि वहां पुराना सामान रखा हुआ होगा। तो वो कहने लगी कि नहीं विक्रम, वहां कोई खजाना है या फिर कोई राज्य है। मैंने बात बदलने की कोशिश की कि तुम्हें हर बात में शक क्यों होता है? तुम्हें मेरी माँ से आखिर क्या परेशानी है? उसने कहा कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, तुम सिर्फ एक पत्नी के पति हो, मगर तुम सिर्फ एक बेटे हो, तुम्हें हर समय बस माँ माँ नजर आती है। मैंने कहा, तुम्हें अब ये भी शिकायत है कि मैं अपनी माँ को क्यों देखता हूँ? वो कहने लगी कि हाँ, क्योंकि जब तुम्हें अपनी माँ के लॉक किए गए कमरे पर शक नहीं होता तो मुझे खुद पर हंसी आती है। मैंने कहा, मेरी माँ कोई जुर्म नहीं कर रही है। वो कहने लगी कि पता नहीं, लेकिन जो कोई भी हमेशा दरवाजा बंद रखे कुछ तो छुपा रहा होता है। मैंने उसे डांट कर खामोश करवा दिया, लेकिन मैं खुद भी अब उलझन का शिकार होने लगा था। रात को जब सब लोग अपने अपने कमरे में सो गए तो मैं बंद कमरे के दरवाजे तक गया। हल्का सा दरवाजा हिलाया, बंद था। ताला लगा हुआ था, पुराना सा लेकिन मजबूत। माँ के कमरे की तरफ गया तो वो सो रही थी। अगली सुबह मैंने अपनी माँ से सवाल किया कि ये कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? माँ कहने लगीं कि बेटा, पुराना सामान रखा हुआ है, वहां तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि फिर आपने उसे बंद करके क्यों रखा है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ। माँ खामोशी से नजरें झुका गईं और कहने लगी कि कभी कभी इंसान कुछ ऐसी चीजों से जुड़ा रहता है, अगर उन तक पहुंच जाए तो वो टूट जाता है। मैं खामोश हो गया। अगले दिन जब हम सब नाश्ता कर रहे थे, मैंने देखा माँ रोटी के साथ दही खा रही है, जबकि मेरी पत्नी ने अपने और बच्चों के लिए जूस और आमलेट रखा था। मैंने कहा, माँ, आप दही से रोटी क्यों खा रही हो? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही मन कर रहा है। तभी ऐश्वर्या ने कहा कि माँ जी, आप खुद ही मना करती हैं, फिर विक्रम को बुरा लगता है। मेरे दिमाग में ऐश्वर्या की कल रात की बातें बोल रही थीं। बार बार सवाल दिमाग में घूम रहा था कि हर वक्त कमरा बंद क्यों रहता है। फिर से आंधी रात के समय जब मेरी आंख खुली तो मैंने माँ को अंधेरे में उस बंद कमरे के सामने खड़ा देखा। उनके हाथ में एक पुरानी चाबी थी, वो धीरे से ताला खोल रही थी। मैं खामोशी से दरवाजे के पीछे छुप गया। दरवाजा खुला, माँ अंदर दाखिल हुई और दरवाजा पीछे से बंद कर दिया। कुछ देर के बाद जब दरवाजा खुला, मैंने कदम पीछे कर लिए ताकि मुझे ना देख लें। माँ के हाथ में कपड़े थे, पुराने, गंदे और धूल से भरे हुए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अंदर कोई भारी काम किया हो। वो तेजी से वॉशरूम की तरफ बढ़ी। मैं खामोशी से अपने कमरे में लौट आया। इसके बाद मैंने इस बारे में ऐश्वर्या से बात की कि मैंने कल रात माँ को कमरे के अंदर जाते हुए देखा और उनके हाथ में गंदे कपड़े भी थे, जिस पर वो कहने लगी कि मैं तो तुमसे कब से कह रही हूँ कि उन्होंने कुछ छुपाया हुआ है। उस कमरे में मुझे भी रात के समय दरवाजे की आवाज़ आती है। मैंने कई बार देखने की कोशिश करी, मगर मुझे दरवाज़ा बंद मिला। माँ जल्दी से आ जाती है। मैंने कहा, कभी तुमने उस कमरे में झांकने की कोशिश नहीं की? वो कहने लगी कि एक बार मैं तुम्हारी माँ का पीछा करते हुए दरवाजे तक पहुंची थी, मगर उन्होंने पीछे मुड़कर सख्त शब्दों में कहा कि ये कमरा मेरे लिए है और किसी को इसके अंदर आने की इजाज़त नहीं है। ये सुनकर तो मेरा दिल और बेचैन हो गया। मैंने फैसला कर लिया कि अगली बार माँ अंदर जाएगी तो मैं ज़रूर उनका पीछा करूँगा। फिर मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि माँ जी जब भी उस कमरे से आती हैं, उनके कपड़ों से अजीब सी बदबू आती है। ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही थी कि आंधी रात में ही वो कमरे में क्यों जाया करती है। अगली रात मैं जागा हुआ था। कुछ देर के बाद फिर से वही सब कुछ हुआ। माँ दबे हुए कदमों से चलती हुई आई, चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। इस बार मैं धीरे धीरे दरवाजे तक आया। कान लगाकर सुना तो हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दी, जैसे किसी से बात की जा रही हो। अचानक एक धीमी सी कराहने की आवाज़ आई। मैंने जल्दी से अपने कदम पीछे हटाए और अपने कमरे में वापस आ गया। सुबह के समय मैंने माँ से पूछा कि आप रात को कहाँ गई थी? उन्होंने चौंक कर मुझे देखा। कहने लगी कि मैं तो कहीं भी नहीं गई थी, तुम्हारा वहम होगा। मैंने कहा कि मैंने खुद आपको उस कमरे में जाते हुए देखा। आपके हाथ में कपड़े थे,
माँ ने नजरें चुरा लीं। कहने लगीं कि हाँ बेटा, वो कुछ पुराने कपड़े थे, सफाई कर रही थी। मैंने कहा, आंधी रात को? पहले माँ खामोश रहीं, फिर धीरे से कहने लगीं कि बेटा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त पर ही समझ आती है। ये जवाब मेरे लिए परेशान कर देने वाला था। मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई, मगर फैसला कर लिया था कि मैं सच जानकर ही रहूंगा। मैंने ऐश्वर्या से कहा कि हमें उस कमरे के अंदर जाना है। माँ तो हमें कभी इजाज़त नहीं देगी, हमें ही कोई तरीका ढूंढना होगा। मैं किसी चाबी बनाने वाले को बुलाता हूँ ताकि हमें उस कमरे की चाबी मिल सके। ऐश्वर्या ने मेरी बात काटते हुए कहा कि ऐसा मत करो, माँ का दिल टूट जाएगा, वो चाहे जैसी भी है तुम्हारी माँ है। मैं खामोश हो गया। शायद ऐश्वर्या सही कह रही थी, लेकिन शक अब हद पार कर चुका था। एक दिन मैंने माँ से कहा कि आप काफ़ी दिनों से बहुत बदली बदली सी लग रही हो, उस कमरे में क्या है? माँ ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। फिर खामोश रहने के बाद वो बोलीं कि बेटा, वो सिर्फ एक पुराना कमरा है, तुम क्यों बार बार उसी बात पर वापस आ जाते हो? मैंने कहा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वहां पर क्या है जो आपने सबसे छुपाया हुआ है। ना मैं जा सकता हूं, ना मेरी पत्नी जा सकती है, ना बच्चे जा सकते हैं। माँ कहने लगी कि बेटा प्लीज मत जानो उस कमरे के बारे में, वरना सब कुछ बिखर जाएगा। मैंने तेज आवाज में कहा कि क्या बिखर जाएगा माँ? उन्होंने धीरे से कहा, भरोसा, रिश्ते और सब कुछ। मैंने कहा, तो मैं क्या इतना कमजोर हूं कि सच ना जानूं? माँ खामोश हो गई। उनका चेहरा झुका हुआ था, आंखों में अनजानी सी नमी आ गई। शाम को मैंने ऐश्वर्या से बात की। माँ कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, सिर्फ इतना कह रही है कि सब कुछ टूट जाएगा। ऐश्वर्या ने आंखें चढ़ाते हुए कहा, क्योंकि वो जानती है कि सब सामने आया तो उनका चेहरा भी बेनकाब हो जाएगा। उसने कहा कि एक बार दरवाज़ा खोलो, सब सामने आ ही जाएगा, वरना तुम इसी तरह शक में रहोगे। मैंने कहा, माँ के रिक्वेस्ट करने के बाद कैसे ज़बरदस्ती करूं? ऐश्वर्या मेरे करीब आई, धीरे से कहने लगी कि कब तक माँ की खामोशी सब पर भारी रहेंगी? कभी तुमने सोचा है कि अगर अंदर सच में कुछ बुरा है तो तुम्हारी ये खामोशी भी पाप बनकर रह जाएगी? ऐश्वर्या बिल्कुल ठीक कह रही थी, मगर मेरी माँ इतनी भी गलत नहीं हो सकती थी। कुछ तो था जिसे छुपाया जा रहा था। अगली सुबह मैंने माँ से कहा कि मेरे साथ कमरे में चलिए, ताला खोलिए, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वहाँ क्या है। माँ ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा मत करो, दरवाज़ा खुला तो तुम्हारे सामने सिर्फ अंधेरे आएंगे। मैंने कहा, मैं अंधेरों से नहीं डरता, झूठ से डरता हूँ। अगली रात फिर सब सो चुके थे। मैं दरवाजे के सामने खड़ा था, हाथ में चाबी जो मैंने दरवाजे के पिछले कोने से निकाली थी, जहाँ माँ हमेशा जाती थी। मैंने चाबी ताले में डाली। पीछे से माँ की आवाज़ आई, बेटा ऐसा मत करो, मत खोलो दरवाज़ा। मैंने चौंक कर देखा, माँ अपने कमरे से नंगे पैर भागती हुई आई थी। मैंने कहा, मैं आज हर सवाल का जवाब चाहता हूँ, ये दरवाज़ा तो खुलकर ही रहेगा। माँ ने कहा, बेटा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो कुछ नहीं बचेगा। ये दरवाज़ा, ये कमरा, ये वो छत है जिसने मुझे और मेरे राज को छुपा रखा है। मैंने कहा, ऐसा कौन सा भी राज छुपा रखा है आपने जो बेटा सवाल करे तो माँ डर जाए? माँ रोने लगी और कहने लगी कि सिर्फ इतना जान जाओ, मैं तुम्हारी मुजरिम नहीं हूँ। मैं पीछे हट गया। शोर सुनकर बच्चे और ऐश्वर्या भी जाग गए थे। ऐश्वर्या ने दरवाज़ा खोला। विक्रम बस करो, अब ये तमाशा। माँ ने ऐश्वर्या की तरफ देखा कि तुम तो खामोश हो जाओ, तुम्हारे दिल में तो वैसे भी मेरे लिए कोई जगह नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे दिल में सच के लिए जगह है, झूठ के लिए नहीं। मैं बीच में आ गया। मैंने कहा कि बस करो दोनों, मैं खुद फैसला कर लूंगा कि मुझे क्या करना है। मैंने चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा चूर चूर करता हुआ खुल गया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक धीमी सी रोशनी कमरे के कोने से आ रही थी। मैं अंदर गया तो महकती हुई मिट्टी की और सीलन की बदबू आई। फिर मेरी नज़र कमरे के कोने पर पड़ी, वो नज़ारा जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ज़मीन पर पुराना बिस्तर बिछा हुआ था और उस पर मेरी बहन रागिनी बैठी हुई थी। नहीं बैठी नहीं, जैसे गिरकर बैठी हो। उसका चेहरा पीला हो चुका था, शरीर बेहद कमज़ोर और पेट बाहर निकला हुआ था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो गर्भवती है। मैंने कहा, रागिनी। उसने नज़र उठाकर मुझे देखा और धुंधली सी मुस्कुराहट दी, जैसे सदियों बाद उसे किसी ने पहचाना हो।
उसने कहा भैया। फिर उसके बाद वो रोने लगी। मैं भागकर उसके पास गया। मैंने कहा रागिनी, तुम यहाँ इस हाल में? माँ कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई थी अपने कांपते हुए शरीर के साथ। मैंने कहा कि तुम्हें यहाँ क्यों रखा हुआ है? माँ ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहने लगी कि मैं मजबूर थी। बेटा, ऐश्वर्या भी पीछे पीछे आ गई। उसके चेहरे पर भी हैरानी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सब पता था, जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। मैंने कहा, ये सब कब से चल रहा है? माँ ने धीरे धीरे कदम अंदर रखे। उन्होंने कहा कि बेटा, कुछ महीने हो गए। रागिनी एक रात दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी, बीमार, भूखी, डरी हुई। मैं उसे ऐसी हालत में कैसे छोड़ देती? मैंने कहा, लेकिन आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? माँ कहने लगी, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने मना किया था। माँ की आवाज़ टूट गई। मैंने ऐश्वर्या की तरफ देखा और फिर कमरे के चारों तरफ एक कोने में पुराना मटका रखा हुआ था जिसमें शायद पानी था। एक तरफ चादर बिछी हुई थी जिस पर मेरी बहन सोती होगी और एक कमजोर सा पंखा जो शायद महीनों से नहीं चला था। मैंने कहा कि तुम यहाँ कैसे जिंदा थी? रागिनी ने कहा कि माँ मुझे अपने हिस्से का आधा खाना दिया करती थी और खुद बचाकर कभी दही कभी नमक से खाती थी। यहाँ सिर्फ मेरी सांसें चल रही थीं। मैं उठा, माँ के पास गया। मैंने कहा, आपने मेरी बहन को छुपाकर नहीं बल्कि इस कैद में रखा था, और ये सब कुछ आपने मुझे क्यों नहीं बताया? माँ खामोश खड़ी रही। मैंने सिर झुका लिया। कुछ लम्हे सब खामोश खड़े रहे। फिर मैंने रागिनी की तरफ देखा और कहा, अब तुम इस कमरे में नहीं रहोगी, चलो मेरे साथ, अभी और इसी समय। माँ ने धीरे से कहा कि बेटा, ये दुनिया नहीं मानेगी। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा, पहले मैंने ये दरवाज़ा खोला है और अब हर दरवाज़ा खोलूंगा। कोई ना कोई सच्चाई के साथ जरूर खड़ा होगा। और मैं रागिनी को सहारा देकर उसके कमरे से बाहर ले आया, जहां सिर्फ सवाल थे लेकिन कोई जवाब नहीं था। रागिनी को जब उस बंद कमरे से बाहर लाया तो कदम जैसे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मेरी बहन मेरे ही घर में महीनों से भूखी, कमजोर और बेसहारा थी। ये सोचकर भी मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने लाउंज में उसे सोफे पर बिठाया। माँ नजर झुकाकर एक तरफ खड़ी हुई थी और ऐश्वर्या दरवाजे के पास टेक लगाकर खड़ी हुई, खामोशी से सारा तमाशा देख रही थी। मैंने कहा, माँ, अब बताओ कि ये सब कुछ छुपाने की आपको क्या जरूरत थी? मेरी आवाज़ तेज हो चुकी थी। माँ धीरे धीरे मेरे कदमों में आकर बैठ गई, हाथ जोड़कर और रोते हुए कहने लगी कि बेटा, मैंने कोई पाप नहीं किया, सिर्फ अपनी बेटी को अपने घर में पनाह दी है। उसे कहीं और जगह नहीं मिली और मुझे भी। मैंने कहा, माँ, तो क्या आपने मुझे ये सब बताना जरूरी भी नहीं समझा? मैं आपका बेटा नहीं हूं। माँ कहने लगी कि बेटा, मुझे डर था कि कहीं तुम भी बाकी सब लोगों की तरह अपनी बहन को ठुकरा ना दो। माँ की आवाज कांप रही थी। ऐश्वर्या आगे बढ़ी और कहने लगी कि माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे तो खुद अभी पता चला है कि रागिनी यहाँ पर थी। मैंने एकदम ऐश्वर्या की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें सच में नहीं पता था? उसने कहा, कसम से विक्रम, मैंने तो खुद रागिनी को काफी समय से नहीं देखा। तुम्हारी माँ ने ही ये सब कुछ छुपाया। रागिनी, जो अब तक खामोश बैठी हुई थी, कहने लगी कि भाभी, आप झूठ बोल रही हो। आखिर आप कितना झूठ बोलोगी? जब मैं रात को माँ के साथ घर के दरवाजे पर आई थी, आपने मुझे दरवाजे से धक्के देकर निकाल दिया था और ये भी कहा था कि मैं मर जाऊं लेकिन इस घर में कदम भी न रखूं। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ कुछ भी हो जाए और ये घर सिर्फ आपका है कि आपको आपने कहे हुए शब्द आज याद नहीं है। ऐश्वर्या के चेहरे पर अचानक एक झटका सा आ गया था, लेकिन वो फौरन संभल गई। उसने कहा कि मुझे याद नहीं, और भला मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगी? हो सकता है मैंने किसी और को समझ लिया हो। उस समय तो अंधेरा भी था। मैंने ऐश्वर्या की बात काट दी और कहा कि ऐश्वर्या, अंधेरा तुम्हारे दिल में है, याद में नहीं। इतना सब कुछ ऐसे ही तो नहीं हो सकता। तुम्हें सब कुछ पता था, बस तुम मान नहीं रही हो। माँ ने कहा, बेटा, तुम तो अपनी ड्यूटी पर होते थे। जब शादी के बाद पहली बार रागिनी का अपने पति के साथ झगड़ा हुआ और वो यहाँ पर आई तो तुम्हारी पत्नी ने रागिनी से कहा था कि अगर तुम यहाँ दोबारा आई तो तुम पर ऐसा इल्जाम लगाऊंगी कि तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। तब से मैं डर गई थी। मुझे लगा कि अगर मैंने इस बारे में तुम्हें कुछ बताया तो शायद तुम्हारे दिल में भी अपनी बहन के लिए शक बैठ जाए। मैंने माँ के हाथ पकड़ लिया
और कहा कि माँ, आपने सच पर पर्दा डालकर उसे बचाया नहीं बल्कि और भी मुश्किल में डाल दिया। ऐश्वर्या ने चिल्लाकर कहा, तो क्या तुम लोग मुझे मुजरिम समझ रहे हो? अपनी बहन की झूठी मोटी कहानी सुनकर तुम लोग मेरे खिलाफ हो जाओगे। मैंने कहा, ऐश्वर्या, तुमने सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं, एक इंसान के साथ जुल्म किया है। जो कुछ रागिनी के साथ हुआ उसकी जिम्मेदार तुम भी हो। रागिनी धीरे से कहने लगी कि भैया, मुझे आपसे शिकायत नहीं है, मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि अब मैं छुप छुप कर नहीं रह सकती। मैंने कहा कि नहीं, अब तुम्हें छुप कर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी बहन हो, तुम यहाँ इज्जत से रहोगी। तभी माँ ने ऐश्वर्या की तरफ देखा और कहा, बहू, मैंने तुम्हें हमेशा बेटी समझा और तुमने मेरी बेटी को ही रुसवा कर दिया। ऐश्वर्या की आंखें हैरानी से फैल गईं और वो कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन जाते जाते इतना ज़रूर कहने लगी कि विक्रम, अगर तुम मुझे जालिम समझते हो तो ये तुम्हारी मर्जी है। मैंने जो किया वो अपने घर के सुकून के लिए किया। लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो किस सुकून की बात कर रही थी? वो सुकून जिसकी कीमत किसी की इज्जत, किसी की सांस, किसी की माँ बनने की हालत में छुपी तड़प थी। शाम तक रागिनी की तबीयत बिगड़ गई, उसे बुखार आ गया था। मैं जल्दी से उसे पास के ही अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने उसके खान पान का ध्यान रखने के लिए कहा और कहा कि पेशेंट की हालत बहुत कमज़ोर हो गई है, इनको आराम की बहुत ज़रूरत है और अच्छा खाने पीने की भी। मैंने दिल में फैसला कर लिया कि अब मैं रागिनी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसे वापस घर ले आया और उसी लाउंज में उसके लिए बिस्तर लगा दिया जहां से वो सबको नजर आए कि अब उसे छुपाया नहीं जा रहा। रात को मैं माँ के पास गया। मैंने पूछा कि आप कुछ कहना चाहती हो? माँ ने लंबी सांस ली, कहने लगी कि बेटा, सच तो अभी बाकी है। मैं वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। मैंने उनकी तरफ देखा। मैंने कहा, माँ, अब वक्त आ चुका है और आपको अब चुप रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जान गया था। मैंने जो भी देखा वो अभी सिर्फ शुरुआत थी, असली कहानी तो अभी बाकी थी। रागिनी की कंडीशन काफ़ी कमज़ोर थी। डॉक्टर की दी हुई दवाई और कमज़ोरी की वजह से वो सांस फूलने की शिकायत किया करती थी। मैंने उसके लिए छुट्टी कर ली थी और अब मैं घर में ही रह रहा था। उस रात माँ मेरे पास आई, दरवाज़ा बंद किया और मेरे बराबर में बैठ गई। मैं मोबाइल बंद कर चुका था। माँ ने धीरे से कहा कि बेटा, अब शायद समय आ चुका है। मैंने सर हिलाया और कहा कि माँ, मैं सुनना चाहता हूँ सब कुछ। माँ ने आंखों में आंसू लेकर बताना शुरू किया कि जब तुम्हारी बहन रागिनी की शादी हुई तो उसके पति के साथ शुरू में उसका सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसके पति का बिहेवियर बदलने लगा। वो हर छोटी छोटी बात पर रागिनी से झगड़ा किया करता था, रोक टोक करता, यहाँ तक कि उसे मायके भी आने नहीं देता था। फ़ोन इस्तेमाल करने पर भी उसने पाबंदी लगा दी थी। ये सब वक्त के साथ बढ़ता गया। मैंने कहा, तो आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? माँ कहने लगी कि बेटा, रागिनी ने ही मुझे मना किया था कि भैया को इस बारे में कुछ मत बताना। वो चाहती थी कि तुम बेफिक्र रहो। वो अपने घर को बचाना चाहती थी। माँ ने गहरी सांस ली और कहा, फिर एक दिन वो नाराज होकर यहाँ आ गई। उसकी आंख पर नील पड़ा हुआ था। मैंने पूछा तो कहने लगी कि गिर गई थी। मुझे लगा कि शायद सच कह रही है, लेकिन जब ऐश्वर्या ने देखा तो अलग ही ढंग देखा तुम्हारी पत्नी ने। रागिनी से कहा, अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पति ने झगड़ा करके तुम्हें यहाँ भेजा है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जैसे भी रहो, अपने घर में एडजस्ट करो। मैंने तुम्हारी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रागिनी को बातें सुनाए बिना खामोश नहीं रही। फिर उसी रात रागिनी ने फैसला किया कि वो कल ही अपनी ससुराल वापस चली जाएगी। ऐश्वर्या ने कहा कि अगर वो यहीं रहेंगी तो अगले दिन पुलिस को फ़ोन करके कह दूंगी कि रागिनी किसी दूसरे मर्द के साथ देखी गई है, उसके नाजायज़ संबंध हैं। ये सुनकर तो मैंने अपने हाथ की मुट्ठियां बंद कर ली थीं। मैंने कहा कि ऐश्वर्या ने सच में ऐसा ही कहा था। माँ कहने लगी कि हाँ बेटा, उसका कहना था कि अगर रागिनी वापस आ गई तो तुम उसे जायदाद में हिस्सा दोगे और ये बात तुम्हारी पत्नी को गंवारा नहीं। मैंने कहा, माँ, आपने बात मुझे उस समय क्यों नहीं बताई? माँ कहने लगी कि बेटा, रागिनी ने ही मुझे मना किया था कि भैया को इस बारे में कुछ मत बताना। वो चाहती थी कि तुम बेफिक्र रहो। वो अपने घर को बचाना चाहती थी। माँ ने गहरी सांस ली और कहा, फिर एक दिन वो नाराज होकर यहाँ आ गई। उसकी आंख पर नील पड़ा हुआ था। मैंने पूछा,
तो कहने लगी कि गिर गई थी। मुझे लगा कि शायद सच कह रही है, लेकिन जब ऐश्वर्या ने देखा तो अलग ही ढंग देखा तुम्हारी पत्नी ने। रागिनी से कहा, अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पति ने झगड़ा करके तुम्हें यहाँ भेजा है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जैसे भी रहो अपने घर में एडजस्ट करो। मैंने तुम्हारी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रागिनी को बातें सुनाए बिना खामोश नहीं रही। फिर उसी रात रागिनी ने फैसला किया कि वो कल ही अपनी ससुराल वापस चली जाएगी। ऐश्वर्या ने कहा कि अगर वो यहीं रहेंगी तो अगले दिन पुलिस को फ़ोन करके कह दूंगी कि रागिनी किसी दूसरे मर्द के साथ देखी गई है, उसके नाजायज़ संबंध हैं। ये सुनकर तो मैंने अपने हाथ की मुट्ठियां बंद कर ली थीं। मैंने कहा कि ऐश्वर्या ने सच में ऐसा ही कहा था। माँ कहने लगी कि हाँ बेटा, उसका कहना था कि अगर रागिनी वापस आ गई तो तुम उसे जायदाद में हिस्सा दोगे और ये बात तुम्हारी पत्नी को गंवारा नहीं। मैंने कहा, माँ आपने बात मुझे उस समय क्यों नहीं बताई? माँ ने मेरे हाथ पर हाथ रखा और कहने लगी कि बेटा, मुझे डर था कि तुम अपनी बहन से मोहब्बत करते हो, तुम बहुत जज्बाती हो जाओगे। ये सब कुछ सुनकर मुझे लगा तुम ऐश्वर्या पर शक करोगे, इस तरह तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। उसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजे पर ऐश्वर्या थी, उसके चेहरे पर वही सीरियसनेस थी, लेकिन अब बेचैनी भी झलक रही थी। उसने दरवाजे पर खड़े होकर कहा कि मुझे बात करनी है। मैंने कहा कि अब क्या रह गया है बात करने को? वो कहने लगी कि बस इतना कहना है कि मुझे तुम्हारी बहन इस घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। हाँ, मैंने उसके खिलाफ सख्त शब्द कहे और शायद गलत बिहेवियर भी किया, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमेशा से सिर्फ उसके ही भाई थे, कभी तुम मेरे पति नहीं बने? मैंने कहा, ऐश्वर्या मेरी बहन पर जुल्म होता रहा और तुम खामोशी से तमाशा बनकर देखती रही, यहाँ तक कि उसमें शामिल भी थी। क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने उसके पति के हरकतों को और बढ़ावा दिया? उसने कहा कि नहीं, मुझे कोई एहसास नहीं हुआ। मैं जलन में अंधी हो गई थी। लेकिन क्या ये सच नहीं कि तुम हमेशा अपनी बहन की फिक्र में लगे रहते थे? मैंने कहा, क्योंकि वो मजबूर थी। एक बार भी कभी उसने मुझसे कभी खुद से कुछ नहीं कहा। तुम तो मेरे साथ रहकर भी मुझसे छुपकर मेरी बहन के लिए साजिश करती रही। ऐश्वर्या खामोशी से पलट गई। मैं जानता था कि ये बहस खत्म नहीं होगी। माँ की बात ऐश्वर्या के आने की वजह से अधूरी रह गई। अगली सुबह मैं रागिनी को अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बताए थे। मेरी बहन का अल्ट्रासाउंड हो रहा था और मैं बाहर खड़ा हुआ था। मेरे दिमाग में बार बार माँ की रात वाली बातें गूंज रही थीं। रागिनी की बीमारी, उसकी खामोशी और उसकी आंखों में छुपा हुआ डर, अब सब कुछ साफ होता जा रहा था। अगले दिन फिर से मेरी माँ से बातचीत हुई। वो मेरे कमरे में आई, मेरे पास बैठ गई, कुछ देर तक खामोश रही, फिर कहने लगी कि बेटा, आज तुम्हें एक और सच सुनना है। मैंने माँ की तरफ देखा और कहा कि माँ, अब आपको कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। जो कहना है आज पूरी तरह से मुझे बता दीजिए। माँ ने धीरे से बोलना शुरू किया। रागिनी को जब पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, वो बहुत खुश हुई। उसने अपनी खुशी मेरे साथ फ़ोन पर शेयर की। मैंने उसके लिए प्रार्थना की, उसे हौसला दिया, लेकिन उसके पति का बिहेवियर उसके लिए बदतर होता गया। मैंने कहा, क्या उसे अपने बच्चे की खुशी नहीं हुई? माँ ने कहा कि नहीं बेटा, उसे खुशी नहीं थी। वो तो अपनी पत्नी पर शक कर रहा था। उसका कहना था कि रागिनी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने कहा, वो मेरी बहन पर ऐसे आरोप कैसे लगा सकता है? क्या सबूत है उसके पास? उसने कहा था कि उसे रागिनी के किसी दोस्त से पता चला है कि कॉलेज में उसका किसी लड़के के साथ अफेयर था और अब भी वो उसके साथ कीनट में है। वो कहता है कि जब जन्म के बाद बच्चे की शक्ल देख लेगा तब यकीन करेगा कि बच्चा किसका है। मैंने अपना सर अपने हाथों में पकड़ लिया। मैंने कहा, माँ, रागिनी की ऐसी कौन सी भी सहेली है जिसने उसको ये फिजूल बात बताई है? उसके दिमाग में ये जहर किसने डाला? माँ खामोश हो गई, फिर कहने लगी कि बेटा, ऐश्वर्या ने। मैंने चौंक कर कहा, क्या? माँ कहने लगी कि हाँ बेटा, उसने रागिनी के पति विनोद से फ़ोन पर बात की और कहा कि रागिनी अक्सर किसी के साथ यहाँ आती जाती देखी गई है। उसने ऐश्वर्या से सबूत मांगा तो तुम्हारी पत्नी ने एडिट की हुई फर्जी तस्वीर उसे सेंड कर दी, जो शायद पुरानी थी। मैं की झटकी से खड़ा हो गया और मैंने मचलना शुरू कर दिया। मैंने गुस्से से कहा कि इस औरत ने सिर्फ मेरे घर की बुनियाद नहीं हिलाई, बल्कि मेरी बहन की जिंदगी ही बर्बाद कर दी।
मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। माँ ने रोते हुए कहा कि बेटा, इसी इल्जाम के बाद रागिनी को उसके पति ने बहुत मारा। वो एक रात आंधी रात को घर से भाग गई क्योंकि उसे लगता था कि उसका पति ऐसी हालत में उसे पिट पिट कर जान से मार डालेगा जिसमें उसके बच्चे की भी मौत हो सकती है। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी, सिर्फ तन पर पहने कपड़ों में ही वो घर से भाग आई थी। उसका मोबाइल उसके पति ने तोड़ दिया था। मैं उस रात बेचैन थी, बार बार मेरा दिल घबरा रहा था। मैंने कहा कि आपको कैसे पता चला कि वो घर से भाग गई? मैंने कहा बेटा, मुझे पता नहीं चला। मेरा दिल बहुत बेचैन था, इसलिए अगली सुबह मैं नाश्ता करने से पहले मंदिर में दर्शन देने के लिए चली गई थी। जब वहां की सीढ़ियों पर मैंने रागिनी को देखा तो उसके शरीर पर चोट के निशान थे, कपड़े भी फटे हुए थे, यहाँ तक कि उसे सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी। वो बेहोश होने वाली थी। मैंने जल्दी से वहां उसे पानी पिलाया और रिक्शा करके फौरन उसे घर ले आई। मैंने माँ का हाथ थाम ली और कहा कि आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? माँ, मेरी आपसे सिर्फ यही शिकायत रहेंगी कि आप इतना सब कुछ अकेले झेलती रहीं। माँ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें कैसे बताती? घर आते ही जब मैंने ऐश्वर्या को इस बारे में बताया कि रागिनी की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी जान खतरे में है, तो उसने साफ इनकार कर दिया। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, क्या कहा ऐश्वर्या ने? माँ ने ऐश्वर्या के शब्द दोहराए कि मेरी तरफ से उसका पति चाहे तो उसे जान से मार दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर तुम्हारी पत्नी ने घर का दरवाजा बंद कर दिया और कहा, अगर आपके साथ ही अंदर आई तो मैं इसके साथ आपको भी घर से बाहर निकाल दूंगी, और तो और मोहल्ले वालों को भी शोर करके बता दूंगी कि रागिनी किसी गैर मर्द के साथ संबंध बना रही है और अपने पति को धोखा दे रही है। मैंने कहा, फिर आपने क्या किया? बेटा, फिर मुझे क्या करना था अपनी बेटी के लिए? मुझे तुम्हारी पत्नी से रिक्वेस्ट ही करनी थी। मैं उसके पैरों में गिर गई, रोने लगी कि ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं मानी। उसने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, मुझे घर के अंदर खींच लिया और रागिनी को घर से बाहर निकाल दिया। मैंने रागिनी को बाहर ही बैठा रहने के लिए कहा। वो कड़कती सर्दी में नंगे पैर ऐसे ही गली की जमीन पर बैठी रही। मेरी आंखों के सामने जैसे वो नजर आने लगा। मेरी बहन दीवार के साथ टीक लगाकर गर्भवती हालत में सर्दी से कांपती और चुपचाप। माँ ने फिर बताया कि सुबह से पहले जब सब सो रहे थे, मैंने दीवार के पीछे से उसे अंदर बुलाया और फिर उस कमरे में छुपा दिया, वही कमरा जिसमें तुमने उसे देखा था। मुझे गुस्सा आया। मैंने दीवार पर अपना जोरदार मुक्का मारा। मैंने कहा कि मेरे घर में ये सब कुछ होता रहा और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। माँ कहने लगी कि नहीं बेटा, तुम तो बस अंधविश्वास में उलझे हुए थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं उसी समय अपने कमरे से बाहर निकला, दूसरे कमरे में गया जहां पर ऐश्वर्या बच्चों के साथ बैठी हुई थी। मैंने चिल्लाकर कहा कि तुमने रागिनी के पति से बात की थी। ऐश्वर्या ने चौंक कर मुझे देखा और बोली कि कौन बता रहा है आपको? मैंने उससे बात की थी। मैंने कहा, माँ ने मुझे बताया है और ये भी बताया कि तुमने रागिनी के खिलाफ उसके झूठी बातें बताई हैं। फोटोज, इल्जाम, सब कुछ मुझे पता चल गया। ऐश्वर्या सीधी होकर बैठ गई। अच्छा, तो तुम्हें सब पता चल गया तो इतना भी सुन लो कि मैंने ये सब कुछ अपना घर बचाने के लिए किया। मैंने कहा, तुम्हें लगता था कि मेरी बहन यहाँ आकर हमेशा के लिए रुकने वाली थी? हाँ, क्योंकि तुम्हारा ध्यान और तुम्हारी मोहब्बत सब कुछ उसी के लिए हो जाती है। मैंने कहा, तो उसके बदले तुमने उसको घर से ही निकाल दिया, वो भी ऐसी कंडीशन में जब उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत थी। ऐश्वर्या खामोश हो गई। मैं दरवाजे से बाहर निकला। अंधेरा सिर्फ रात का नहीं, कुछ अंधेरे इंसान के अंदर भी होते हैं, और आज मैं उन अंधेरों से पहली बार आंख मिला रहा था। माँ के साथ में जैसे जैसे ये पहेली सुलझाने लगा, हर बार एक नई हकीकत मेरे सामने खुलकर आई। रागिनी की कंडीशन सिर्फ बीमारी या कमजोरी का नतीजा नहीं थी। ये बरसों की बेरहमी, जुल्म और नफरत की वजह से थी। मैंने अगले दिन रागिनी के लिए घर में फ्रूट जूस लाकर रखे ताकि वो ठीक से अपना खान पान कर सके। वो अपने कमरे में खामोशी से पड़ी रहती थी। डॉक्टर के कहने के मुताबिक उसे पूरी तरह से रेस्ट करने की जरूरत थी। मैं खामोशी से उसके पास बैठा रहा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर वही घबराहट थी जो लगातार एक डर के साथ जुड़ जाती है।
माँ रात को मेरे पास आई, मैंने खुद ही दरवाज़ा खोल दिया था, उन्हें आवाज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि बेटा, आज तुम्हें वो राज बताना है। जब रागिनी ने वो रात दीवार के साथ बिताई थी, मैंने उन्हें अपने सामने बिठाया। माँ की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपनी बात बतानी शुरू की। बेटा, उस रात बहुत ठंड थी। मैंने रागिनी को घर के अंदर लाने की कोशिश की, लेकिन ऐश्वर्या ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। दरवाजे पर ताला लग चुका था। मैं आंगन में ही रागिनी के लिए तड़पती रही, चक्कर काटती रही कि पता नहीं मेरी बेटी घर के बाहर कैसी कंडीशन में होगी। फिर छत की दीवार के पास जाकर उसे आवाज़ लगाई। उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे घर के अंदर लिया। मैंने कहा, माँ, मैं फिर आपसे वही सवाल करूँगा कि आपने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। माँ ने बताया कि बेटा, तुम्हारी पत्नी ने कहा था कि अगर विक्रम को इस बारे में कुछ भी पता चला तो मैं खुद ही उसे छोड़कर चली जाऊंगी और यही कहूंगी कि तुम्हारी माँ और बहन झूठ बोल रही हैं। ये रागिनी ने कोई बड़ा पाप किया है। मैंने कहा, माँ, आपको इस तरह से कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए था। आप एक बार अपने बेटे पर भरोसा करके तो देखती। ये तो आपका डर था। माँ कहने लगी कि नहीं बेटा, डर नहीं, ये एक माँ की बेबसी थी। न मैं एक तरफ अपनी बेटी को तकलीफ में देखना चाहती थी, न दूसरी तरफ अपने बेटे का घर बर्बाद होता देखना चाहती थी। बेटा, उस रात तुम्हारी बहन बड़ी मुश्किल से दीवार पर चढ़ती हुई घर के अंदर आई थी। जब आधी रात के समय तुम्हारी पत्नी गहरी नींद में सो गई तो मैं अपनी साड़ी लेकर आई और साड़ियों को मजबूती से बांधा। उनको इतना लंबा कर लिया कि वो बाहर जमीन तक जा सके। मैंने रागिनी से कहा कि इनको पकड़कर खींचते हुए ऊपर आ जाओ। मैंने कहा, माँ, आपने उसे खींच लिया? माँ कहने लगी कि हाँ बेटा, मेरी ममता ने मुझे ताकतवर बना दिया। मैं अपनी बेटी को कड़कती हुई सर्दी में अकेली और ऐसी हालत में सड़क पर कैसे छोड़ सकती थी। मेरे हाथ सूज गए थे। बड़ी मुश्किल से मैंने रागिनी को खींचकर दीवार के सहारे तक लिया और फिर बड़ी मुश्किल से उसे खामोशी से नीचे तक उतारा, फिर उसे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। मैंने कहा, तो आप उसे कमरे में कैसे रखती रहीं? उसके खाने पीने का बंदोबस्त कैसे किया? क्योंकि ऐश्वर्या को तो पता ही नहीं था कि घर में रागिनी भी रह रही है। माँ ने अपनी आंखें बंद करके याद किया। बेटा, जो कुछ तुम्हारी पत्नी मुझे खाने के लिए दिया करती थी, अपने हिस्से का खाना बचाकर मैं आधा खामोशी से रागिनी को दे आती थी। अभी बासी रोटी जो रात की बची होती, उस पर नमक मिर्च डालकर उसे खिला देती। दही अगर मिलता तो 2 चम्मच बचाकर उसे रोटी से दे दिया करती थी, ताकि मेरी बेटी के पेट में कुछ तो हो जाए। वैसे भी इस समय उसे खाने पीने की ज्यादा जरूरत थी। मैंने कहा, अम्मा, क्या ऐश्वर्या आपको भी खाना नहीं देती थी? माँ हंसते हुए आंखें खोलती हैं। बेटा, इस घर में तुम्हारे पीछे तुम्हारी पत्नी का ही राज चलता था। घर के सारे काम मुझसे करवाया करती, फिर भी मुझे पेट भर के खाना नहीं देती थी। मेरे ही हाथ का बना हुआ खाना खुद भी शौक से खाती और बच्चों को भी शौक से खिलाती, लेकिन मेरे आगे से खाना उठा लेती और कहती कि आपको खाना खाने की क्या ज़रूरत है। आपको पता है कि मैं और मेरे बच्चे ताज़ी रोटी ही खाते हैं। आप तो वैसे भी 2-3 रोटी एक्स्ट्रा बनाती हो, जो बासी रोटी है वही आप खाया करो। बेटा, दोपहर में रोटी एक्स्ट्रा बना लेती तो वो मुझे दोपहर की एक्स्ट्रा वाली रोटी बासी होने के बाद रात को खाने में दे दिया करती, और रात वाली दोपहर को जो खाना उसे पसंद नहीं होता वो खाना वो मुझे दिया करती। बस कुछ इसी तरह से तुम्हारे पीछे मेरी जिंदगी कट रही थी। मैंने कहा कि इतना सब कुछ हो गया और आप खामोश रहती थीं। बेटा, मैं तुम्हारी बहन को बचाने के लिए खामोश रही, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने कहा, तो आपने ये सब कितने दिन किया? लगभग 1 महीने तक। रागिनी ने तो कभी कोई शिकायत नहीं की। वो हमेशा यही कहा करती थी कि मेरी सांसें चल रही हैं, यही बहुत है। मैंने कहा कि कभी ऐश्वर्या को शक नहीं हुआ। वो कहने लगी कि हुआ था बेटा, लेकिन मैंने बहाने बना दिए कि कभी मैं खुद उस कमरे में जाकर आराम करती हूँ, कभी सफाई करती हूँ। और तुम्हारी पत्नी से कह दिया था कि तुम वहां पर मत जाना, वो वैसे भी उस कमरे से दूर रहती थी। मैं खामोश हो गया। इतनी देर की बातचीत के बाद जैसे दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मेरी माँ, जिन्होंने हमारी परवरिश की, खुद अपनी ही बहू के सामने मजबूर हो गई थी, और मेरी बहन जो कभी मुझसे छोटी छोटी बातें शेयर करती थी,
खामोशी से सारे जुल्म सहती रही। मैंने एक आखिरी सवाल और माँ से किया, क्या ऐश्वर्या को पता था कि आप अपने हिस्से का आधा खाना कमरे के अंदर लेकर आती हो? उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, वो तो ये समझती थी कि मैं भिखारी को खाना दे देती हूँ। आगे उन्होंने कहा कि बेटा, मैं रोज सोचती थी कि तुम्हें इस बारे में बताऊं, लेकिन जब तुम्हारे बच्चों का चेहरा देखती तो सोचती कि बच्चे माता पिता से अलग हो जाएंगे। बेटी के सुकून के चक्कर में मैं अपने बेटे का घर उजाड़ दूंगी, और कभी कभी तो मुझे डर भी लगता था कि ऐश्वर्या की सच्चाई जानने के बाद कहीं तुम टूट न जाओ। मैंने कहा, माँ, मैं तो अब भी टूट चुका हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मुझे पता है कि मुझसे क्या क्या छुपाया गया। मैं पूरी तरह से खामोश हो गया था। मैंने दिल में एक फैसला कर लिया था। दोपहर का समय था। मैं रागिनी को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर घर ले आया था। अब उसकी कंडीशन थोड़ी बेहतर लग रही थी, लेकिन वो पूरी तरह से खामोश थी। ऐसा लगता था कि बोलने से भी डर रही है, जैसे कोई फिर से उसका कुछ छीन ले। माँ उसके साथ कमरे में थी। मैं लाउंज में बैठा हुआ था। मैंने ऐश्वर्या को कमरे में बुलाया, दरवाज़ा बंद किया और उसके सामने बैठ गया। मैंने कहा कि आज कोई बहाना नहीं, सिर्फ तुम्हारे मुंह से सब कुछ सुनना है। सच तो मुझे पहले से ही पता है। ऐश्वर्या ने मेरी तरफ देखा। उसके शब्दों में अभी भी घमंड था। कहने लगी कि क्या सुनना है तुम्हें? वही बातें जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताई हैं। मैंने कहा कि मेरी माँ ने मुझे जो बताया वो तुम्हारे बिहेवियर का आधार चेहरा है। बाकी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि क्या तुमने सच में रागिनी के पति को भड़काया था? ऐश्वर्या ने कहा कि हाँ, किया था। मैंने कहा, क्यों? तो वो मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, क्योंकि हर वक्त तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बहन का नाम रहता था। कभी उसकी पसंद, कभी उसकी खुशी, कभी उसके फोटो की तारीफ, कभी उसकी सुंदरता की तारीफ। मैं तुम्हारी पत्नी थी, लेकिन तुमने हमेशा मेरे सामने अपनी बहन का जिक्र करके मुझे नीचा दिखाया। मैंने कहा, और तुमने क्या किया? तुमने तो उसके कैरेक्टर पर इल्ज़ाम लगा दिया, उसका घर बर्बाद कर दिया। उसने कहा, मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। ऐश्वर्या की जुबान में पछतावा कहीं से कहीं तक भी नहीं था। मैंने कहा, तुम्हें क्या लगा कि तुम उसका घर बर्बाद करके सुकून से बैठ जाओगी? ऐश्वर्या ने ठंडी सांस ली और कहने लगी कि मैंने कभी नहीं चाहा कि रागिनी यहाँ आकर रहे। मुझे लगा था कि शादी के बाद वो अपने घर में खुश रहेंगी, लेकिन जब उसकी परेशानियों की कहानी तुम्हारी जुबानी सुनने को मिली, मुझे लगा कि तुम्हारे और मेरे बीच की मोहब्बत तुम्हारी बहन की वजह से कम हो जाएगी। मैंने कहा, तो तुमने उसे निकाल दिया, उसके पति को भड़काया, माँ को डराया, उन्हें खामोश कर दिया। उसने कहा, विक्रम, मैं सिर्फ अपने घर को बचाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, तो अब तुम मेरी बनकर रहोगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। किसी की गोद उजाड़कर, किसी के कैरेक्टर पर कीचड़ उछालकर, किसी का घर बर्बाद करके तुम अगर अपना घर आबाद करना चाहती हो तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐश्वर्या ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर लीं, जैसे बहस करते करते थक चुकी हो। उसने कहा कि विक्रम, मैंने ये सब कुछ जलन की वजह से किया। मैंने कहा कि तुमने उसके पति से क्या कहा था? उसने कहा कि वही जो तुम्हें पता है। मैंने कहा, तुमने मेरी बहन के साथ बहुत बुरा किया और उसके पति ने भी तुम्हारे भड़कावे की आग से, उसके पति ने उसे बुरी तरह से मारा, जिसकी वजह से वो यहाँ भागकर आई थी ताकि वो उसे जान से ना मार दे। वो माँ को मंदिर की सीढ़ियों पर मिली थी। अगर वो कहीं और चली जाती तो शायद हमें आज तक उसका पता ना होता और तुम सुकून से सोई रही, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं आएगा। ऐश्वर्या खामोश हो गई। मैंने कहा कि तुम अपने घर जा सकती हो ऐश्वर्या, मैं कल ही डिवोर्स के पेपर्स तुम्हारे घर ले आऊंगा। और हाँ, बच्चे मेरे साथ रहेंगे। मैं कभी भी अपने बच्चे तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि जो औरत जलन हसद में दूसरी औरत को परेशान कर सकती है, वो जलन की आग में अपने बच्चों को भी बर्बाद कर सकती है। ऐश्वर्या ने मुझे चौंक कर देखा। कहने लगी कि नहीं नहीं विक्रम, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। मैंने कहा कि नहीं, तुम अपने मायके जाओगी, तुम अपने भाइयों के पास जाओगी जहां तुम्हारी इज्जत भी नहीं है। मैं जानता हूं कि वहां तुम्हारी ही इज्जत नहीं है, तो वो लोग मेरे बच्चों का ख्याल क्या रखेंगे? तुम अपनी हालत के जिम्मेदार खुद हो। मैंने उससे कहा कि अपना सामान पैक करो और अभी इसी समय तुम इस घर को छोड़कर जा सकती हो। वो रोने लगी,
चिल्लाने लगी, लेकिन अब मेरे पास माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो मेरी बहन के साथ जो कर चुकी थी वो सब बहुत गलत था। वो बार बार रो रही थी, बच्चों से लिपट रही थी, लेकिन मैंने उसे इज्जत से यहाँ से जाने के लिए कहा। मैं जानता था कि उसकी अपने मायके में कोई इज्जत नहीं है। उसके माता पिता तो मर गए हैं, उसके भाई भाभी कभी भी उसे मुंह नहीं लगाते थे, तभी तो वो कभी अपने मायके जाती ही नहीं थी। लेकिन अब जब वो हमेशा हमेशा के लिए वहां जाएगी तो तब उसे एहसास होगा कि एक बहन परेशानी के समय में अपने मायके नहीं जाए तो कहाँ जाए। मैं चाहता तो उसे ये सज़ा न देता, लेकिन मैं अपनी बहन की आंखों के आंसू नहीं देख सकता था। मेरे लिए मेरी माँ की मोहब्बत अपनी जगह थी, बहन की मोहब्बत अपनी जगह थी, और ऐश्वर्य और बच्चों की मोहब्बत अपनी जगह थी। लेकिन वो ये चाहती थी कि मैं अपनी बहन को भी छोड़ दूँ, माँ को भी छोड़ दूँ और सिर्फ उस पर ध्यान दूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता था। वो बहुत रोई, फिर मैंने उसे उसके मायके भेज दिया। बच्चे मेरे साथ नहीं गए। अगले ही दिन मैंने डिवोर्स के पेपर तैयार करवाकर उसके मायके भिजवा दिए। उसके भाइयों ने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने किसी से बात नहीं की। मैं अब अपनी बहन के साथ रहना चाहता था, उसका ख्याल रखना चाहता था। ऐश्वर्य अपने मायके जा चुकी थी, बच्चे मेरे साथ में थे। बच्चों को कुछ दिन तक अपनी माँ की याद आई, लेकिन मेरी माँ ने उनको संभाल लिया। उधर मैंने विनोद के खिलाफ भी पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा दी थी। उसने मेरी बहन के साथ जो कुछ भी किया था वो अच्छा नहीं किया था। पुलिस ने जब मेरी बहन के बयान लिए तो उसको अरेस्ट कर लिया गया। उसको उसके की सज़ा मिली। भले ही वो जमानत पर छूट गया, लेकिन उसकी पूरे मोहल्ले में बदनामी हो चुकी थी। मैंने अपनी बहन को उससे अलग कर लिया। हम दोनों भाई बहन की 1 महीने में ही डिवोर्स हो गई थी। मैं भी खुश था। अपनी पत्नी को छोड़कर और बहन की डिवोर्स हुई थी, उस पर भी मुझे सुकून था, क्योंकि जिस इंसान से हमें तकलीफ मिले उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। वक्त गुजरता गया और रागिनी ने बेटे को जन्म दिया। रागिनी का बेटा बहुत सुंदर था। ऐश्वर्या के मायके से डिवोर्स होने के बाद कभी कोई खबर नहीं आई। सिर्फ इतना पता चला कि ऐश्वर्या मुझसे माफ़ी मांगना चाहती है, लेकिन वह डिवोर्स देकर उसे माफ़ कर चुका था। बच्चे भी कुछ समय के बाद अपनी माँ को भूल गए, क्योंकि छोटे थे उनकी बुआ ने उनका बहुत ख्याल रखा। रागिनी अपने बेटे के साथ साथ मेरे बच्चों का भी बहुत ख्याल रखती थी। अब मैंने दिल्ली जाना छोड़ दिया और मैं इसी शहर में नौकरी करने लगा। कुछ समय के बाद माँ ने मेरी दूसरी शादी करवा दी। जिस लड़की से मेरी शादी हुई थी वो बहुत अच्छी थी। रागिनी की दूसरी शादी नहीं हो सकी क्योंकि वो दूसरी शादी करना ही नहीं चाहती थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो अब अपने बेटे की परवरिश करेगी। वो पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसने नौकरी करनी शुरू कर दी। अपने पैरों पर खड़ी हुई अपने दिल से जुल्म सहने का डर निकाल दिया और अब वो अपने बेटे की परवरिश खुद कर रही है। मुझे खुशी होती है कि मेरी बहन इतना सब हो जाने के बाद भी आगे बढ़ी। ये कहानी उन लोगों की है जो खामोश रहकर अत्याचार को बर्दाश्त करते हैं। वक्त से पहले अगर आप लोग अपनी खामोशी को तोड़ दें और सही फैसला करें तो शायद आपको उस तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा जो आपको सामने वाला इंसान दे रहा है। मैं और मेरी बहन अपनी नई जिंदगी में खुश है। माँ को सुकून मिल गया। मेरी दूसरी पत्नी भी एक अच्छी औरत है जिसने मेरे घर को अच्छी तरह से संभाल लिया है, मेरे बच्चों को अपना समझा है, और ऐश्वर्य अपने मायके में बैठी अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रही है।